नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नक्षत्र ज्योतिष में। दर्शकों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो जन्म कुंडली अध्ययन की एक श्रृंखला में होगी, यानी जन्म कुंडली अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। तो जन्म कुंडली अध्ययन के विषय में आज हम जिन व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे उनका डिटेल है 22 फरवरी 2001 6:15 शाम को दिल्ली में इनका जन्म हुआ। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अब ये कुछ जीवन के कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में ये हमसे जानना चाहते हैं। दर्शकों, पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रह स्थिति क्या है। लगन, सिंह लगन की कुंडली है। ये लगन का मान 10 डिग्री है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, और लग्ने सूर्य जो कि वो भी 10 डिग्री के हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, जो कि वायु तत्व की राशि है। दर्शकों, सूर्य का वायु तत्व की राशि में जाकर बैठना लग्नेश का एक अच्छा सामंजस्य है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व ही लगन है, और जहाँ सूर्य जाकर बैठे हैं वो भी अग्नि तत्व, माफ़ कीजिएगा, वायु तत्व की राशि है। तो अग्नि और वायु का अच्छा संबंध है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अग्नि को वायु जो है वो प्रज्वलित करती है, तो यानी कि अग्नि में वायु का जाना वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सामंजस्य होता है, यानी उसके द्वारा किए हुए कर्मों को या उसके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव जो होते हैं उनको में वो बढ़ावा करती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी एक्टिव माइंड आदमी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा भी सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि कुंभ राशि यानी वायु तत्व की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर अग्नि तत्वीय लगन और वायु तत्वीय राशि, तो ये एक बहुत अच्छा सामंजस्य है। इसके बाद हम ग्रह स्थितियों को देखते हैं। तो मंगल स्वराशि के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, केतु पंचम भाव में धनु राशि में बैठे हैं, बुध पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि में छठे भाव में बैठे हैं, उच्च के शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में, गुरु और शनि जो कि वृषभ राशि में दसम भाव में बैठे हैं। उसके बाद देखते हैं राहु जो कि उच्च के हैं 11वें भाव में बैठे हैं। दर्शकों, इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कारकत्व होता है सिंह लगन में वो होता है मंगल को। तो मंगल यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारकत्व लिए हुए प्लानेट हैं, तो यानी मंगल की भूमिका बहुत अहम होगी इस कुंडली में। अब मंगल की भूमिका अहम होगी, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि उसकी प्लानेटरी पोजीशन कैसी है, यानी कि उसकी कुंडली में पोजीशन कैसी है। वो पोजीशन को देखें तो हम मंगल जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। वो एक केंद्र भाव के स्वामी और एक त्रिकोण भाव के स्वामी है। एक अच्छा संयोग है। नवमेश जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है और वो भी अपनी राशि में, एक अच्छा राजयोग है। यानी ये व्यक्ति जन्म से ही भाग्यवान है। ऐसा जो व्यक्ति है वो जन्म से ही भाग्यवान है। ये जो है जन्म से ही भाग्यवान है, क्योंकि नवमेश का संबंध चतुर्थ भाव में केंद्र के अंदर हुआ है। ये जन्म से ही भाग्यवान है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पंचमेश गुरु की, जो एक अच्छा प्लेसमेंट जिनको हम कहेंगे कि नवमेश होकर के वो दसम भाव जो कि केंद्र का सबसे बली भाव होता है अगर लगन को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि लगन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। तो उसके बाद दसम भाव जो सबसे ज़्यादा बली होता है वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं पंचमेश होकर के, और वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि के साथ बैठे हैं, ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न इन्होंने हमें दिया है, तो उसके बारे में आगे विवेचना करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि राहु जो कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं। एक राहु जो होते हैं वो 11वें भाव में अच्छा फल करते हैं, क्योंकि जो भी पाप प्लानेट होता है वो तीसरे में, छठे में और 11वें भाव में, खासकर राहु और शनि इन भावों में बहुत अच्छा कारकत्व इनको मिलता है और ये बहुत बली माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की, जो कि अष्टम भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। अब ये इनकी ग्रह स्थिति है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कुंडली के बारे में। इनका जो पहला प्रश्न है वो है धर्म से संबंधित, क्योंकि ये 21 वर्ष की इनकी आयु है और धर्म में काफ़ी रुचि रखते हैं, यानी कि धार्मिक व्यक्ति हैं ये। धर्म में इनकी रुचि होने का कारण क्या है कि गुरु की शनि के साथ युति दसम भाव में, यानी ये कर्म का भाव है, और कर्म के अंदर गुरु की और शनि की युति, तो ये और नवमेश वैसे मतलब गुरु जो हैं वो नवमेश हैं, तो नवमेश की दशमेश में प्लेसमेंट बहुत अच्छी, एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, यानी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है गुरु की। और शनि के साथ बैठना, तो शनि वैसे भी, शनि के साथ गुरु का बैठना दसम भाव में, ऐसी जो कुंडलियां होती हैं वो किसी न किसी
मठाधीश जो होते हैं या किसी धर्म संस्थान के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी कुंडलियों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो क्योंकि शनि और गुरु का जो योग है वो कहीं ना कहीं संन्यास योग बनाता है, और दसम कर्म स्थान में इसका होने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर सत्कर्म करने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका संबंध, अब आप इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नवमेश की दृष्टि दसम स्थान पर, और जहां पर पंचमेश बैठे हुए हैं, और पंचमेश की दृष्टि नवमेश पर यानी भाग्य पर, मतलब पंचमेश जो की दृष्टि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है जो कि नवमेश है, और पंचमेश नवमेश की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है जो कि नवमेश है, मतलब दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी हो जाकर के एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बहुत अच्छा योग है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की जो कि यहाँ पर तृतीयेश बनते हैं और कर्मेश बनते हैं, दसम के स्वामी जाकर अष्टम में बैठे, उच्च के बैठे हैं। यहाँ पर ये इन्होंने अगला एक जो प्रश्न पूछा है वो ज्योतिष से संबंधित पूछा है कि वो ज्योतिष में थोड़ा उनका रुझान है, तो क्या वो ज्योतिष में अच्छा कर पाएंगे, और ऐसा रुझान क्यों है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा रुझान इसलिए है कि शुक्र का संबंध अष्टम भाव से हुआ है उच्च होकर के, और वो द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। द्वितीय भाव पर दृष्टि डालने का से तात्पर्य यह है कि शुक्र गुरु हैं दैत्यों के। अब गुरु हैं तो जैसा गुरुवत फल गुरु देते हैं क्योंकि वो देवों के गुरु हैं। अब चूंकि गुरु तो परमार्जित ज्ञान है, शुक्र जो है वो भी गुरु हैं और वो भी ज्ञान के कारक हैं। तो शुक्र का द्वितीय भाव से संबंध, और वो अष्टम में बैठ के यानी गूढ़ विद्या, जहाँ पर ये जो ऑकल्ट साइंसेज होती हैं, जो इतने भी गहन अध्ययन होते हैं, रिसर्च होते हैं, वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। यहाँ से संबंध जब शुक्र का द्वितीय भाव से हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर गूढ़ विद्याओं में रुचि और वो उस चीज को जागृत करता है। तो इसलिए इनका जो ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर सीधा हमें दिखाई देता है कुंडली के अंदर। और धर्म की बात हमने करी तो शनि और गुरु से संबंध जो दसम स्थान से बन रहा है वो बहुत ही एक अच्छा योग है, बहुत ही अच्छा एक संबंध है धर्म के प्रति। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और भी योगों दुर्योगों की। वैसे तो कहीं दुर्योग ही है वो। राहु की सप्तम पे दृष्टि 9वीं और मंगल की 4थी दृष्टि सप्तम भाव पर, शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। हालांकि वो अपनी भाव को अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो ज्योतिष का सूत्र यो भाव है स्वामी दृष्टि युतोबा तस्य तस्य से वृद्धि वाला सिद्धांत लागू होता है कि वो वृद्धि तो अपनी सप्तम भाव की करेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा पर दृष्टि, यानी चंद्रमा का संबंध जब भी शनि से आपकी कुंडली में सीधा सीधा होता है तो वो आपके लिए मानसिक शांति का प्रतीक बनता है। और सूर्य पर भी शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। उसके बाद चंद्रमा और सूर्य पर तीन बुरे प्लैनेट्स की दृष्टि होना ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में इनकी कमी करेगा। अब पढ़ाई से संबंधित इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है, तो उसके लिए देखते हैं चतुर्थ भाव में मंगल और उस पर शनि की दृष्टि, यानी कि चतुर्थ भाव पीड़ित है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि कामों को डिले करते हैं और अवरुद्ध करते हैं, कामों में जो है डिले करते हैं वो। इसलिए चतुर्थ भाव से हम प्राइमरी शिक्षा को देखते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा जो है बाल्यकाल की जो शिक्षा, जैसे हम कहते हैं 12वीं तक की शिक्षा, वो प्राइमरी शिक्षा होती है। तो उस शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेगा, और इन्होंने ये ऐसा कहा भी है कि उत्पन्न करती भी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बुध की स्थिति को, क्योंकि बुध इसमें मंगल के बाद द्वितीय ऐसा प्लानेट है जो कि कारकत्व लिए होता है, क्योंकि ये 11वां भाव और द्वितीय भाव धन का और 11वां लाभ का, दोनों ही एक ही तथ्य को गोचक होते हैं, धन के। तो धन के गोचक और लाभ का गोचक होने की वजह से बुध जो है वो यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में। यहाँ पर द्वितीय का षष्टम में बैठना, इससे पता चलता है कि ये नौकरी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। वैसे विपरीत राजयोग 6-8-12 के संबंधों से बनता है, जब 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जाके बैठता है। लेकिन एक और तथ्य ज्योतिष का है कि जब छठे से छठे का संबंध होने के नाते, यानी ये भी छठे से छठे होने के नाते बुरा भाव है, यहाँ से इसका संबंध माफ कीजिएगा छठे से छठे का स्वामी होने के नाते ये फिर से छठे में जाके बैठा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी इनकी। लेकिन अब चूंकि इन्होंने नौकरी संबंधित प्रश्न पूछा, तो मेरा बुद्ध से संबंधित बताने का मतलब ये था कि इनके लिए नौकरी में काफ़ी सहायक होगा। इसके लिए हम दूसरी चीज़ भी देखते हैं कि अब चूंकि कंपटीशन का हाउस है छठा भाव, तो कंपटीशन में अच्छा करेंगे। और इनको किस क्षेत्र में करना चाहिए, तो वो उसके लिए वाणिज्य का क्षेत्र इनके लिए अच्छा रहेगा।
वाणिज्य का क्षेत्र इनके लिए अच्छा रहेगा। और उसके लिए क्योंकि बुद्ध जो बुद्धि का कारक है, और यहाँ पे ओरेटर यानी द्वितीय भाव जो कि भाषण का भाव है, जो कि हम कह सकते हैं भाषण यहाँ संबंधित मेरा है कंसल्टेंसी, क्योंकि बुद्ध जो है वो कंसल्टेंसी को प्रदर्शित करता है। तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप CS चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल का भी तात्कालिक मित्रता में संबंध है बुद्ध के साथ में। तो इसलिए आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे योग हैं। इस कुंडली को अगर एक नज़र से देखा जाए तो इस कुंडली में काफ़ी प्लानेट जो हैं वो राजयोग लगा के बैठे हैं, जैसे गुरु बैठे हैं या मंगल बैठे हैं, और राहु भी यहाँ पर बली होकर बैठे हैं, क्योंकि 11वें भाव में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद केतु जो है नौवीं राशि में और पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी वो फिर से वो धर्म वाली बात आ जाती है कि इनके बहुत धार्मिक, एक छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में बहुत धार्मिक है। इसका कारण है कि गुरु का पंचमे सो के दसम में बैठना और वो केतु का पंचम भाव में बैठना। तो केतु जो होता है जिस राशि में जिस भाव में बैठा होता है, व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उससे संबंधित उस जीवन में होते हैं, यानी पुनर्कर्मों का ही प्रतीक होता है। केतु झंडा ऊंचा करता है। धर्म के अंदर केतु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि केतु को पाप ग्रह भी माना गया है। इसका कारण क्योंकि वो राहु से सप्तम होता है, तो राहु का प्रभाव लिए होता है, लेकिन यही इसका एक पहलू नहीं है। दूसरा पहलू केतु का ये है कि वो बहुत ही धार्मिक प्लानेट है, और धार्मिक प्लानेट का होने के नाते अगर वो एक अच्छे भाव से संबंध बनाता है तो निसंदेह आपके ये पूर्व जन्म के या पुण्य कर्मों का ही फल होता है। अब केतु का यहाँ पे पंचम में संबंध बनाना, वो भी गुरु की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति के जो कर्म है वो पुनर्जन्म से संबंधित है, क्योंकि पंचम भाव से पुनर्जन्म ही देखा जाता है, पुनर्जन्म पंचम भाव से देखा जाता है। तो अगर हम इस कुंडली की विवेचना करते हैं तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। अब चूंकि केंद्र के अंदर ज्यादातर जो प्लानेट है, पापी प्लानेट है, उनका ही ज्यादा वर्चस्व है, तो इससे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर कार्य को करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब भी केंद्र में पापी प्लानेट की राशि अगर बनती है, यानी कि 1, 4, 7 और 10 में अगर इनमें पापी जो ग्रह हैं उनकी राशि अगर आती है केंद्र के अंदर, तो वो बली हो जाते हैं। तो इसलिए ये कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छी कुंडली है। इनके इतने ही प्रश्न थे दर्शकों, आगे हम फिर एक कुंडली पर विवेचना करेंगे। आपको भी अगर लगता है कि इस कुंडली में कुछ और भी है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आगे फिर दूसरी कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।